हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द JKSSB मास्टर प्रिपरेशंस। एज़ आप लोगों ने ओरिएंटेशन वीडियो देख लिया होगा, उसके अंदर मैंने बोला था कि आप लोग किस तरीके से इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो अप करोगे। तो जैसा कि उस लेक्चर के अंदर हमने बोला था कि हम सबसे पहले जनरल साइंस का पोर्शन कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का ये भी पोर्शन है और बहुत वास्ट दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। तो आज उसी का पहला टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो अगर हम देखेंगे जो एक ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट जो हमें दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1687 के अंदर ये कंसेप्ट आइजैक न्यूटन ने हमें दिया था। क्लियर? अब देखो, जब हम डेफिनेशन ग्रेविटेशन के ऊपर जाते हैं ना, तो ग्रेविटेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मसला है ना, देखो, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दो बॉडीज के बीच में होता है ना, तो ग्रेविटेशन भी दो बॉडीज के बीच में होता है। ये एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसके बीच में होता है? बिटवीन टू बॉडीज। अब यहां पे देखो मसला क्या है, जब हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम यूनिवर्स को मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशन एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी दो बॉडीज अगर हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्स को लेके चलता हूं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। दो बॉडीज है मेरे पास यूनिवर्स के अंदर, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। दोनों के पास कुछ मास तो होगा ना। तो फॉर एग्जांपल इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के हिसाब से इन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, सिंपल आप बता देना कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज। किसके अंदर? यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। देखो, ये जो बॉडी ए है ना, ये बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी। किसी फोर्स से तो अट्रैक्ट करेगी ना, चाहे वो फोर्स 1 न्यूटन का हो, 2 न्यूटन का हो, आपको उस पर नहीं जाना है। तो मतलब कि बॉडी ए ग्रेविटेशन के हिसाब से बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी और बॉडी बी भी बॉडी ए को अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान देखने को मिलता है ना, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने इसीलिए बोला ये नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट है हर कहीं पे, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हर कहीं पे देखने को मिलता है। हर कहीं पे देखने को मिलता है क्या मतलब? दो बॉडीज की, चाहे वो कोई भी दो बॉडीज क्यों ना हो, उन दो बॉडीज के बीच में ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये बिटवीन सन एंड अर्थ, उन दो के दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है। देखो, ये फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है ना, आप और आपके बुक, यू एंड यूर बुक, जो आपकी बुक है ना, आप दोनों के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये इतना वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हम इसको फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट तो होता है। प्रेजेंट होता है नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहे कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स के अंदर आप लो, फॉर एग्जांपल आप क्या करो काम, आप दो चेयर्स लो, दो चेयर्स लो, चेयर्स वर्सेस चेयर्स, तो इन दो दरमियान के भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स के अंदर जब आपको देखने को मिलेगी, समझ लेना कि उन दो बॉडीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। देखो, अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के अंदर। दूसरा कंसेप्ट है हमारा ग्रेविटी। क्या है ग्रेविटी? देखो, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में अंतर क्या है, आप गौर से देखना इस चीज को। ग्रेविटी जो है ये एक लैटिन वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है ग्रेविटिस, ठीक है। ग्रेविटी एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है ग्रेविटिस। अब ये जो ग्रेविटिस है, इसका क्या मतलब होता है? ग्रेविटिस का मतलब होता है हैवीनेस। हैवीनेस या बोलूंगा मैं वेट, सिंपली मैं वेट बोलूंगा। हैवीनेस मतलब भारीपन।
या मैं सिंपली वेट बोलूँगा। तो ग्रेविटी जो है ये एक लैटिन वर्ड ग्रेविटी से निकली है, जिसका मतलब होता है हैवीनेस या वेट। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के अंदर अंतर क्या है, तो अंतर बस इतना है, आप बोलना जो ग्रेविटी है ना, ये स्पेशल केस है। किस चीज का स्पेशल केस है? स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस इन द सेंस, हम जब ग्रेविटेशन की बात करते थे, हम यूनिवर्स को लेके चलते थे। हम बोलते थे कि यूनिवर्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के बीच में होता है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल केस है, इसमें हम क्या बोलते हैं, ये भी ग्रेविटी भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। याद रखना, ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। बट अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बिटवीन अर्थ, इसमें हम अर्थ को लेके चलते हैं ना कि यूनिवर्स को। बिटवीन अर्थ एंड कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेनेट हो, बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ऑन इट सरफेस, किसके? इसके सरफेस के ऊपर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ग्रेविटी जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट सरफेस, जो इसके सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि अब देखो यहां पे, अगर जब आप क्या कर रहे हो, ये अर्थ है, अर्थ के ये कंसिडर करते हैं, ये अर्थ है, मैंने यहां से क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉ ऊपर की तरफ पुश किया, अपवर्ड की तरफ इसको पुश किया, ये स्टोन वापस इसके ऊपर आएगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगी, क्योंकि यहां से जो अर्थ है ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, इस स्टोन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, अपने ऊपर की तरफ खींच रही है, अपने सरफेस की तरफ खींच रही है। तो यही ग्रेविटी असल में होती है। आपने देखा कि एक एप्पल एक पेड़ से गिरता हुआ, वो भी कहां गिरता है? नीचे गिरता है, तो उसे भी ग्रेविटी कहते। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में आप फर्क क्या है। देखो, ये कंसेप्ट था ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो कौन सी चीज़ है। देखो, बात करते हैं अब यहाँ पे हम, एक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जाम के अंदर इस चीज से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखो किस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम ऐसा ही जैसे हमने एक डेफिनेशन देखी थी ग्रेविटेशन की, ये भी एज सेम बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज जिनका मास हो, ये बात याद रखना, अगर यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर मेरे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए का मास m1 है, कुछ मास तो है इसका, इसका भी कुछ मास होगा, मान के चलते हैं वो m2 मास है। और अगर ये दोनों किसी डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट है, फॉर एग्जांपल इन दो के बीच में जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी, मैं उसे कंसिडर करके लेता हूं, वो r है, या स्मॉल r भी लेते हैं, वो क्या है? r है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशन। जो हमने वो भी देखा था कि दो बॉडीज जिनके अंदर मास देखने को मिलेगा, अगर वो किसी डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कितना होगा, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दो बॉडीज का मास, एंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आई होप कि मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, उससे पहले आप लोग डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts other objects with a force। देखो आपको नोट मेरे साथ साथ बनाना है। with a force which is directly proportional
which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो इसमें टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज हुई है कि आप लोग डर गए होंगे। यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने क्या बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है यूनिवर्स के अंदर अगर दो बॉडीज हैं जिनका कुछ मास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉडी ए है, आप और मेरे बीच में, फॉर एग्जांपल हम कहीं पे मिले, दूर बैठे हैं, हमारे बीच की डिस्टेंस आर है, मेरा मास कुछ है, फॉर एग्जांपल मेरा मास m1 है, आप लोगों का मास m2 है, तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे मासेस के प्रोडक्ट्स के बीच में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो लेट मी एडजस्ट द देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझते हैं। इस वाले साइन को, आप ये साइन देख रहे होंगे, इस वाले साइन को हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी साइन के। हम फिलहाल क्या समझ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। इन दो वर्ड्स को हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं इस वाले साइन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि P जो है, P मेरा प्रोपोर्शनल है किसको, K को, तो मैंने डायरेक्ट लिखा ना, तो मैंने देखो मैंने लिखा P प्रोपोर्शनल है K। जब हम इस तरीके से लिखते हैं इस चीज को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने ऐसे लिखा P इज प्रोपोर्शनल 1/K, अगर मैंने 1/K ऊपर 1 लिखा फिर नीचे K लिखा, तो समझ लेना इस वाले चीज को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस वाले साइन ऐसे लिखने को P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K को, और P यहां पे इनवर्सली, जब 1/K होगा तो इनवर्सली पढ़ते हैं। 1/K का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K को। ठीक है, अब देखो मसला क्या है यहां पे। इस चीज का मतलब होता है कि जितनी जितनी अगर P की वैल्यू बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि P की वैल्यू 2 है, अब ये बढ़ के 4 हो गई, तो इसका मतलब P की वैल्यू तो बढ़ गई, इसके साथ साथ K की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जितना जितना P बढ़ेगा K भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, K भी बढ़ता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट क्या है, जितना मेरा P बढ़ेगा K मेरा डिक्रीज करता चला जाएगा। इसको एक एग्जांपल की समझते हैं। देखो मेरे पास ये पेन है ना, इस पेन के अंदर इंक भरी है ना, जितना जितना मैं ज्यादा लिखूंगा एक उतनी उतनी कम होती चली जाएगी। मतलब कि एक क्वांटिटी जितना मैं बढ़ाऊंगा दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद उतना ही कम होता चला जाएगा। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपया है, आप शॉपिंग करते गए 100 रुपये में क्या ही शॉपिंग होगी आप लोगों की, तो आप फॉर एग्जांपल शॉपिंग करते गए, तो जितना जितना आप शॉपिंग करोगे ना उतने उतने आपके पैसे कम होते चले जाएंगे। उसी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी उतनी कम होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखो देखो अब हम इसको डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने बोला इन दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। चलो लिखते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम F से उसे डिनोट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे डिनोट करेंगे, सपोज मान के चलते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F होगा।
अब मसला भी, अब यहाँ पे क्या मसला है कि हमें पता होना चाहिए ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना। वो डेफिनेशन बता रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैंने कैसे बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। लिखा मैंने फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किसका, इसका मास और इसका मास, इन दोनों के मासेस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो दैट मींस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और इनवर्सली, अब देखो इनवर्सली मैं डिवाइड करके लिखूंगा। आप लोग बोलोगे कि आपने 1 क्यों नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता, 1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इंटू m1 फिर भी वही रहता है ना। तो मैं लिख रहा हूं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, r, लेकिन हमें डेफिनेशन क्या बोल रही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला, जो आपको एग्जाम के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगी। वहां पे बहुत सारे फार्मूला होगा, कभी कभार ये भी लिखा होगा F इज इक्वल टू m1 g1 डिवाइड बाई r1, इस तरीके से भी फार्मूला को रिप्रेजेंट किया होगा। तो आपको सही फार्मूला को ने वो पहचानने को देखने को मिलेगी। वहां पे आपको पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, यूनिवर्सल, सॉरी ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो और एक चीज समझने की कोशिश करो, जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी साइन के अंदर, हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। कहीं का आप कहीं भी इक्वालिटी, सॉरी इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कन्वर्ट करो इक्वालिटी साइन के अंदर, एज पर सिचुएशन ये डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहां पे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशन में हम किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कांस्टेंट से, और ग्रेविटेशन के अंदर हम वो कांस्टेंट कौन लेते हैं, G, कैपिटल G। फिर लिखेंगे ये वाला m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया। असल फार्मूला ये है आपको ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। अब देखो कंफ्यूजन कहां पे होगा। ये G कहां से आया, देखो इस G का नाम है, G जो है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं इसको, कांस्टेंट इसलिए कहते हैं आप कहीं पे भी जाओ इस G की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। जो इस G की वैल्यू है वो हमेशा वही वैल्यू रहेगी, वो कभी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो G की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो G है, G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो आप याद रखोगे, आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिल सकता है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब फंस गए आप लोग। अभी तक देखो, अब यहां से बोलोगे ना, अबे अगर अभी तक हम पढ़ रहे थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये महाशय कहाँ से आ गए, ये न्यूटन कहाँ से आ गया, मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया, किलोग्राम स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये चीज़ें देखने को मिलती है। देखो कहाँ से आ गया, ये इस चीज़ का राज जो है ना, ये छुपा है आपके डेफिनेशन के अंदर। जब हम G को एक्सप्रेस करेंगे ना, G की वैल्यू देखेंगे ना, तब हमें ये इनका यूनिट देखने को मिलेगा। याद रखना, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, वहां पे SI यूनिट्स लिखे होंगे, कहीं कभार लिखा होगा न्यूटन मीटर दिया होगा, फिर केजी स्क्वायर दिया होगा, मीटर का स्क्वायर नहीं दिया होगा। तो कहीं कभार भी मीटर का स्क्वायर दिया गया होगा, केजी का स्क्वायर नहीं दिया गया होगा। तो इसको अलग अलग तरीके से वो रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि SI यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे वो कभी CGS यूनिट भी आपको पूछ सकता है। CGS यूनिट आपको डायरेक्टली याद रखना है, न्यूटन का डाइन होता है, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो ग्राम स्क्वायर। ये इसका जो है ये CGS यूनिट है, किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। अब हम इसको देखेंगे,
ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ से आया? देखो यहाँ से मैं इसको थोड़ा इक्वेट करने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, ये जो डिवाइड आर है ना, जब डिवाइड को यहाँ पे लूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई, तो ये होगा आर स्क्वायर एफ बराबर, यहाँ पे क्या रहेगा अब जी m1 m2। अब कुछ लोग बोलेंगे ये r कहाँ गया, ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो g के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, m1 और m2। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है ना, जब हम उसको नीचे ले जाते हैं वो डिवाइड होती है। तो कैसे डिवाइड होगी, देखो आर स्क्वायर एफ अपॉन m1 m2, तो यहाँ पे अकेला बचा कौन, g। तो हमें g की वैल्यू देखने को मिली है, वो क्या है, g बराबर किसके बराबर, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, f पहले f लिखेंगे, f आर स्क्वायर, फिर लिखेंगे डिवाइड बाई m1 इंटू m2, m1 m2। देखो हर किसी क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट तो होता ही है। इसी तरीके से फोर्स का हमें यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, लिखा मैंने न्यूटन। अगर हम ये देखेंगे आर, आर क्या है, रेडियस, मतलब रेडियस है ना, दो, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है ना वही आर होती है। तो डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो मैं लिखूंगा मीटर स्क्वायर। अब मास है ना, तो मास का यूनिट हम क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं ना, कि लीटर लिखते हैं, नहीं हम केजी लिखते हैं। तो यहाँ पे दो मासेस है ना, तो दैट मीन्स केजी मल्टीप्लाइड बाई केजी। जब केजी को मल्टीप्लाई केजी करते हैं तो ये बनता है केजी स्क्वायर, तो इसीलिए नीचे क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। तो आपको पता चला कि यहाँ पे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर असल में इनके यूनिट्स है, जो फिर ऐसा यूनिट बनता है किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज आपको कभी कभार एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये किसने की, ये वैल्यू कहाँ से आई। एक बंदा है जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, क्या नाम है इसका, हेनरी कैवेंडिश। इस बंदे ने क्या किया, इसने टॉर्जियन बैलेंस एक्सपेरिमेंट किया। आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना, हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू हमें डिस्कवर करके दी कि वो कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिला किस एक्सपेरिमेंट से हमें हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू दी, तो याद रखना वो टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट है। टॉर्जियन बैलेंस एक्सपेरिमेंट के टॉर्जियन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से हमें हेनरी कैवेंडिश ने क्या दिया, उसने हमें जी की वैल्यू फाइंड करके दी। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, बहुत आसान था यहां तक। अभी हमने ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा अच्छे से। अब देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो मैंने बोला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने क्या बोला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज क्या है वो हम अब डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब अभी यहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस नहीं की कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एफ क्या है। यहाँ पे एफ जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। और वो दो बॉडीज कौन है हमारी, वो दो बॉडीज हमारी कौन है, ये है ए एंड बी। इन एफ क्या है, अगर कोई पूछे इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूला के अंदर एफ क्या है, एफ ये है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो बॉडीज के बीच में है, उसे हम एफ कहते हैं। अब कोई बोलेगा जी क्या है, आपने अभी देखा जी क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कोई पूछेगा कि m1 क्या है, m1 हमें मास ऑफ बॉडी ए है। क्या है, मास ऑफ बॉडी ए। अब m2 क्या है, ये है मास ऑफ बॉडी बी। किसका मास, इस बी बॉडी का ये मास है। और आर क्या है, इन दो ये जो हमारे पास दो बॉडीज है, इन दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम आर कहते हैं। तो आर क्या है, अब यहां पे देखो आर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और वो दो बॉडीज कौन है, ए एंड बी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है, अभी जो हमने पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है कि ये ओबे करता है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये ओबे करता है इनवर्स
स्क्वेरला को। डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी होगा, ओबेज इनवर्स स्क्वेरला। ओबेज इनवर्स स्क्वेरला आपने अभी पढ़ा। इनवर्स स्क्वेरला का मतलब क्या होगा, अभी मैंने बोला कि इनवर्सली कैसे लिखते हैं हम, मैंने बोला फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनवर्सली किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। देखो फॉर्मूला क्या थी, F इज इक्वल टू, जी को भी भूल जाओ, मैं बोल रहा हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली किसके साथ रिलेट हो रहा है, रेडियस के साथ, ना कि मास के साथ। मास के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो रेडियस के साथ है। तो इनवर्स लॉ ये फॉलो करता है किस तरीके से, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर को, तो यही है इनवर्स स्क्वेरला। इसका क्या मतलब है, रेडियस अगर दुगनी होगी, अगर रेडियस फॉर एग्जांपल मैं ट्वाइस कर दूंगा, मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं, दुगना कर रहा हूं, तो मेरा जो फोर्स है वो 1/4 टाइम्स चला जाएगा, इससे डिक्रीज करेगा। कैसे, देखो मुझे पता है, मैं इसको डायरेक्टली लेके चलता हूं, F इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। अब मैं यहां पे रेडियस को डबल करूंगा, तो कैसे लिखूंगा, F इज इक्वल टू 1/, डबल करने का मतलब मैं ट्वाइस r स्क्वायर लिखूंगा ना, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना ये 2 को भी है। अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 r स्क्वायर। तो आप देखो फोर्स हमारा क्या बना, 1/4। इसका मतलब अगर मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं, मेरा फोर्स कम होता जा रहा है, मैं फोर्स बढ़ाऊंगा रेडियस कम होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कोरिलेट होता है, तो इसी को कहते हैं ओबेज इनवर्स स्क्वेरला। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये जो है कि ये म्यूचुअल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए बॉडी बी। अगर बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो बी बॉडी जो है ये भी इसे अपनी तरफ खींचेगी और बराबर सेम फोर्स से खींचेगी, 5 न्यूटन से ये भी खींचेगी। इसका मतलब अगर आप लोग किसी दूसरे बॉडी के ऊपर आप लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही वो बॉडी भी आपको फोर्स लगाएगी। उसी को कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से इक्वल होगा। अगर ये 5 न्यूटन लगा रही है तो ये भी इन रिटर्न इसको 5 न्यूटन फोर्स से ही खींचने की कोशिश करेगी। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टीज है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वैलिड होता है किनके लिए, पॉइंट मासेस के लिए। अब यहां पे कंफ्यूजन आएगा, पॉइंट मासेस के लिए, सर हम तो बोल रहे थे कि हम अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, फिर क्या वो पॉइंट मासेस है। देखो यहां पे पॉइंट मासेस का मतलब क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, मैं किस तरीके से आप लोगों को इसको समझाऊंगा। पॉइंट मासेस बेसिकली ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉइंट मासेस आप डेफिनेशन देखो, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं कि इन बॉडीज का, इन ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। वो क्या है, इमेजिन कर, देखो ये एक्चुअल में होता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका मास जो है, इनका जो मास है वो मास कंसंट्रेटेड होता है एट अ सिंगल पॉइंट। उसका क्या मतलब होता है, अब पॉइंट मास किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर एक जगह पे इसका मास है। अगर मैं बोलूंगा इस बॉडी को मैं पॉइंट मास कंसीडर करूंगा, तो पॉइंट मास कंसीडर कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा ये जो बॉडी है, इस बॉडी का सारा मास जो है ना वो एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हुआ है, इसी को कहते हैं पॉइंट मासेस। ये कैलकुलेशंस करने में आसान होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूंगा अर्थ जो है, यहाँ पे एक स्टोन है, इसके सरफेस के ऊपर स्टोन है। अब इनके बीच में जो अर्थ के सेंटर और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी ना स्टोन के बीच में, अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो मैं वहां पे अर्थ को कंसिडर करूंगा पॉइंट मास। मैं ये कंसिडर करूंगा कि अर्थ का जो मास है ना वो कंसंट्रेटेड हुआ है एक छोटे से पॉइंट पे, इसके सेंटर पे, तो इसीलिए इसको बोलता है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो आप इतना याद रखना कि वहां पे होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल टू व्हाट, पॉइंट मासेस, लार्ज मासेस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्टली जहां पे पॉइंट मासेस देखोगे वहां पे टिक करके आओगे, ठीक है। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखो इसके बाद
चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन कंटैक्ट फोर्स है। क्या है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। कौन नॉन कंटैक्ट फोर्स है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। कौन नॉन कंटैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नॉन कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स है कि इसमें जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर ये बॉडी ए है और अगर ये बॉडी बी है, इन दोनों को पास आने की कोई क्षमता नहीं होती है। अगर ये पास ना भी आए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये पहले एक दूसरे के साथ कंटैक्ट करेंगे तभी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं। अगर ये दूर दूर भी होंगे ना तब भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी है, ये सेंट्रिक फोर्स है। सेंट्रल फोर्स या सेंट्रिक फोर्स, इसका क्या मतलब होगा कि अब देखो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये यहां से लगता है और यहां से लगता है? नहीं, ये हमेशा इन दोनों के बीच में सेंटर में लगेगा। जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही हो ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, इसके बीच में लगेगा, यहां से लगा, इनके इन दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स लगता है, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आउटसाइडर फोर्स होगा कि ये बाहर की तरफ लग रहा है, नहीं, इन जो बॉडीज होंगे उनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं कि ये सेंट्रिक फोर्स है। along the line joining the center of two bodies, इसे हम कहते हैं ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, अब छठी प्रॉपर्टी इसकी देखो, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज, बहुत वास्ट डिस्टेंस के ऊपर भी ये फोर्स देखने को मिलता है। हालांकि ये वीकर फोर्स है अमंग ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, हर किसी फोर्स के मुकाबले में ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। सब फंडामेंटल फोर्सेस से ये वीक होता है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग शॉर्ट रेंज नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, कहीं पे शॉर्ट रेंज फोर्स भी होगा, कहीं पे कुछ और रेंज भी दी होगी, तो आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन के अंदर टिक मार के आओगे कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस है, सब फोर्सेस में से ये वीकेस्ट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्स। तो सातवीं प्रॉपर्टी इसकी ये भी याद रखना, एक और प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है कि वर्क डन जो है ना वो, देखो फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है। अगर ये अर्थ है, मैं बैठा हूं अर्थ के ऊपर, मैंने एक स्टोन को थ्रू किया किसी हाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हाइट h है, हाइट h तक मैंने इसको फॉर एग्जांपल इस स्टोन को फेंका, तो मैंने जो इसके ऊपर वर्क डन किया वो वर्क डन होगी mgh। वो किस पे होगी, mgh। वो वर्क डन जो जब मैं फॉर्मूला से निकालूंगा वो वर्क डन होगी mgh। अब अगर मैंने किया, मैं यहां पे बैठा हूं, मैंने स्टोन को इस तरीके से फेंका, मतलब स्लोप के ऊपर मैंने, अब देखो यहां पे मैंने पाथ स्ट्रेट रखी, यहां पे मैंने स्लांट पाथ रखी, स्लोप पाथ पे रखा और इसको स्लोप के ऊपर चढ़ाया। जब मैं यहां पे वर्क डन निकालूंगा ना, वो यहां पे भी mgh। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस पाथ पे फोर्स लगा रहे हो, चाहे पाथ स्लोप हो चाहे पाथ स्ट्रेट हो, वर्क डन हमेशा सेम देखने को, पाथ डिपेंडेंट ये नहीं है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहां तक हमारा सारा का सारा फंडा जो है वो क्लियर होता गया। इसके बाद का जितना भी हमें बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे। आई होप कि आप लोग ने वीडियो पूरा देखा होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कहीं कभार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको पिन डाउन कीजिए कमेंट के अंदर, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा और ज़रूर दूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े होंगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो ताकि आप लोगों को एक ऐसा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दे रहा हूं मैं, जितना भी कंटेंट है आप कोई भी बुक उठा के देखो, फिर आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो वहां पे आप लोग क्वेश्चन आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए ओके बाय।